मेरे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 9। जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसका मॉक टेस्ट नंबर क्या है? 9। हमारा 71st बीपीएससी प्री के लिए। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें 1 से लेकर 8 तक के एडिटोरिया के जो मॉक टेस्ट है हमने इस चैनल पे क्या किया, अपलोड कर दिया है। प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि सर 8 अभी तक अपलोड हो चुका है, समय ज़्यादा लगेगा, तो 1.5 में करना एक्स में, और क्या करना, वीडियो को पूरा देख लेना। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमें मॉक टेस्ट जितना हो सके लगाना चाहिए, तभी जाके क्लियरिटी होता है। हमें एग्ज़ाम हॉल में क्या करना होता है कि रिकॉल करना होता है। रिकॉल करने के और पढ़ने में दोनों में अंतर होता है, तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट को जितना लगाओगे उतना ही बेहतर होते जाओगे, ठीक है। चलिए आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बात बता दें, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? तो हम 1 से लेकर 8 तक पीडीएफ को क्या किए हैं, अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे। आप जाकर वहाँ से ले सकते हो, सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करना, वहाँ पे बीपीएससी पथ जाकर सर्च करना, वहाँ पे आएगा। लगभग वहाँ पे 290 हमारे मेंबर हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है 2 सूची दिया है, 1 और 2। एक तरफ दिया है समितियां और उनकी विषय के रिलेटेड, मतलब क्यों गठन किया गया था, किस कारण से, किस समिति को। तो भंडारी जो समिति था इसका गठन का रीज़न क्या था सर? तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक था उनको पुनर्संरचना करना, ठीक है। तो ए के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा। जब ए के 4 होगा, सीधे हम बोलते हैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए, जब ऐसे क्वेश्चन है तो एलिमिनेशन मेथड के तरफ चलना। देखो ए के 4 किस में है, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं। राइट ऑप्शन देखो हमारा डी। इसीलिए बोलते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो एलिमिनेशन मेथड इज़ अ बेस्ट मेथड। ये हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय भी आपका बचाता है और क्वेश्चन का आंसर भी सही होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। अगर बात करें स्वामीनाथन समिति के, तो इनको इसीलिए ये समिति का गठन किया गया था कि जो हमारे देश में पॉपुलेशन जो पॉलिसी था उसके लिए, तो क्या होगा हमारा, बी के 3 हो जाएगा। रंगराजन समिति का गठन क्यों, तो बीओपी जो हमारा भुगतान संतुलन था इसके लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड अपनाना ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपको पूरा पता भी नहीं है ना, एक आध पता है, तो भी आप कर सकते हो। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है ऑलरेडी। पूरा जैसे इसका फुल फॉर्म होता है, ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करना। प्रारूप किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आय की गणना की थी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी के पीवाई क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हो। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बार बार पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, एग्जाम में बार बार देता भी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसने किया था, तो वी के राव। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, वी के आर भी राव, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने कब किया था, तो 1867-68 में किया था। और उन्होंने बताया था कि पर कैपिटा इनकम जो है 20 रुपया है। कितना, 20 रुपया उन्होंने बताया था पहला। लेकिन जब पूछे पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी के आर वी राव, ठीक है। देखिए आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होता है, ठीक है।
तो दोनों में फ़र्क आप आराम से पढ़ सकते हो क्या होता है। एक देखो, आर्थिक समृद्धि में कौन कौन से मद को हम शामिल करते हैं, घटक को, तो नेशनल इनकम को क्या हम शामिल करते हैं, तो यस सर, क्या करते हैं हम, नेशनल इनकम को भी शामिल करते हैं। जो जीडीपी के क्या करते हैं, जीडीपी को हम शामिल करते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये भी जीडीपी को हम शामिल करते हैं। प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, इसको भी हम शामिल करते हैं। पूंजी निर्माण की दर, ये आर्थिक समृद्धि में करते हैं नहीं, इसको करते हैं डेवलपमेंट में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारा, उसमें हम शामिल करते हैं। जीवन स्तर में सुधार, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अगर सुधर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक जो हमारा डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है मॉनेटरी जो कंट्रैक्शन, पैसा संकुचन, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इस समय के बारे में हमको बताना है। जब क्या होता है, मुद्रा संकुचन कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग में क्या होती है, कम। मान लो कि चीज़ है, आपके पास चीज़ को हम सप्लाई कर रहे हैं, अपने मार्केट में चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, बट उसकी मांग है ही नहीं, उसकी डिमांड कम है। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा कम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए, मुद्रा संकुचन। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, तो जुड़वा घाटा किसको कहते हैं, तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम इनको जुड़वा घाटा कहते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन, एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी होता है, किस कारण से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी मतलब संकुचनकारी जो मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति अपनाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी चैनल पे हम लेके आएंगे जैसे केजीएस और आस्था, इन सब जितने भी ये इंस्टीट्यूट है, इनका मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एक ही साथ बहुत सारे कोचिंग के जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे आप जानते हो वो चीज़ें क्या होगी, लंबे समय तक आप याद उसको रख सकते हो। तो इसीलिए हम अलग अलग जब संस्था के मॉक टेस्ट लाएंगे तो आप उसको बड़ी ध्यान से करना। जो चीज़ें आपको लग रहा है दोस्तों कि याद नहीं हो रहा है, तो अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठो, एक छोटा सा डायरी बनाओ, नोट्स बनाओ, जिससे क्या करो कि सुबह उठते पहले उस नोट्स को पढ़ जाओ। जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ जाओगे ना, वो प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। देखिए फिलिप्स कर्व, ये किसको मतलब किससे संबंधित है, फिलिप्स कर्व किससे, तो ये होता है इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट से होता है, ठीक है। तो बेरोजगारी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ये एक न्यूजीलैंड के फिलिप्स, ये इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था। तो ये कर्व किसको किसको संबंध को दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के संबंध को। देखिए पूंजी खाते के घटक में, जो घटक में शामिल किया जाता है पूंजी खाते मतलब कैपिटल अकाउंट में, हमारा बीओपी होता है। एक क्या होता है बीओपी, बैंक जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होता है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में क्या शामिल करते हैं, कैपिटल में क्या, तो यहाँ क्या पूछा है कि पूंजी खाते मतलब कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में हम शामिल करते हैं जो हमारा प्रत्यक्ष निवेश, जो क्या होता है एफडीआई, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है
उसको भी शामिल करते हैं, यस सर। पोर्टफोलियो को भी शामिल करते हैं, ये भी सही है। पूंजी खाते में हम क्या करते हैं, एफडीआई, एफपीआई, ये सबको, एफपीआई को भी शामिल करते हैं। विदेशी ऋण, अगर हम विदेश से ऋण ले रहे हैं उसको भी हम शामिल करते हैं। विदेशी सहायता, ग्रांट्स जो है, चाहे जो होता है, ये भी हम क्या करते हैं, इसको भी शामिल करते हैं पूंजी खाते में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके साथ साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे पढ़ोगे, ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पढ़ लेना एक बार करेंट अकाउंट, दोनों के बीच के अंतर। तो करेंट अकाउंट में हम उसी चीज़ को ऐड करते हैं, इनविजिबल, जैसे हमारा आयात निर्यात, जैसे हम सर्विस सेक्टर के जो हम आयात निर्यात करते हैं सर्विस, उसको भी हम किस में ऐड करते हैं, करेंट अकाउंट में। ये सब चीज़ें करेंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। देखिए, पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया था, तो ये लिया गया था यूएसएसआर से, यूएसएसआर। ठीक है, उस अभी जो प्रेजेंट में देखो तो यूएसएसआर क्या हुआ, 1991 में ये लगभग 15 देशों में टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा देश आप जानते हो रसिया है, रूस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस क्या कहते हैं, तो मूल्य ह्रास प्लस विदेश से प्राप्त निव्वल आय। ठीक है, निव्वल आय, तो खाली स्थान पे क्या होगा, मूल्य ह्रास। जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। देखिए, यहाँ पे लेखक के नाम दिए है और पुस्तक के नाम दिए है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रसाद थे, उनका कौन सा बुक है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, एक है हमारा 3, हम देखेंगे इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। अब हमारे पास 50-50 में आ गए। ठीक है, तो रमेश चंद्र दत्त, इनका बुक कौन सा है, तो इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनका क्या होगा, 2। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बी। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके संबंध में क्या करना है, हमें कथन पे विचार करना है। इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार द्वारा उत्पाद और वितरण को नियंत्रित किया जाता है। देखिए, जो उत्पाद और वितरण होता है केवल सरकार द्वारा ही नहीं, बल्कि जो निजी कंपनियां होती हैं उनको भी, मतलब दोनों मिलकर इस चीज़ को नियंत्रित करते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। जब एक गलत हो गया तो ऑप्शन की तरफ चलो, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सत्य पूछा है तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। देखो कैसे एलिमिनेशन मेथड काम करता है, हम भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके सामने इस चीज़ को बता रहे हैं कैसे काम करता है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो, उसमें से ढूंढो कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, उससे एलिमिनेट कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बिचौलियों का, जो बीच में जो लोग रहते थे उनका उन्मूलन करना, और वास्तविक जो कृषक हैं उनको क्या करना, उनको भूस्वामी बनाना। क्या करना, उनको भूस्वामी बनाना। बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, हाँ ये भी सही है, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन था तो कहा गया कि एक सीमा लिमिट तय किया जाएगा किसके पास कितना होना चाहिए, और उसके ऊपर जिसके पास होगा उनसे लेकर हम क्या करेंगे, गरीब जो किसान हैं उनको दे देंगे। तो ये चीज़ें भी था। देखिए, पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामियों को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल करना था, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे देखो क्या दिया, एक्सट्रीम वर्ड है, पूर्ण रूप से ऐसा थोड़े कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 2। राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 2। हमें पूछा क्या है, सत्य है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पे विचार करना है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। तो क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। हरित क्रांति के पहले चरण में HIV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों तक ही मिल पाया। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी सही है। हरित क्रांति के जो द्वितीय चरण था उसमें HIV बीजों का प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंच और कई फसलों की लाभ पहुंचा। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि उस समय हमारे पास धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ, तो ये धीरे धीरे और राज्यों में फैलने लगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, 1 2 3। देखिए, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है, मतलब जो हम आयात करते हैं दूसरे देशों से चीज़ों जो हम मंगाते हैं जिस चीज़ को, तो उसको प्रतिस्थापित कैसे कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, आयात के बदले घरेलू उत्पाद के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं को क्या करना है, आपूर्ति करना होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए। हम धीरे धीरे तभी आयात जो है दूसरे देश से जो खरीदते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नाबार्ड के संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार करना है हमें। इसकी स्थापना 1982 में किया गया, सही है। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था को समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है, बिल्कुल, ये भी हमारा क्या है, सही है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखो तो ये क्या करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है लोगों को, कृषि सेक्टर में देखो तो, ठीक है। ये सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है, मतलब समाज के लिए हेल्प करता है, उसके लिए उदाहरण है, तो ये भी सही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, 1 2 3 हमारा डी। देखिए, ग्रामीण बैंकों की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। ग्रामीण बैंक कौन कौन से हैं, मतलब लोगों को जो ग्राम में, जैसे देखो गांवों तक फाइनेंशियली बैंक की जो शाखाएं हैं प्राइवेट, वो नहीं पहुंच पाती है। तो उसके लिए सरकार क्या करता है, छोटे छोटे संस्था को, छोटे छोटे बैंकों को क्या करता है, बनाता है, ताकि जो गांव के क्षेत्र है वहाँ तक लोगों को ऋण मिल सके आसानी तरीके से, कम पैसे लोन लेकर, ये सब इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक ये भी सही है। RRB जो होते हैं सहकारी, ये भी सही है। व्यावसायिक बैंक और भूमि विकास बैंक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चारों। ये चारों क्या है, ग्रामीण जो बैंक संस्थागत संरचना के हिस्सा है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पे क्या करना है हमें विचार। जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे होते हैं तो उसके बीच की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या है, सही है। भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या है, संरचनात्मक कहते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। तो हमारा ये नहीं होगा दूसरा, तो केवल एक होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। नेशनल इनकम शब्द का अर्थ क्या होता है, नेशनल इनकम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हमारा मूल्य, जो बाजार मूल्य पे सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट टैक्स और शुद्ध सब्सिडी को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। तो इसी से निकलता है हमारा नेशनल इनकम। देखिए, किसी देश की अगर आर्थिक वृद्धि, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया मापक कौन सा होता है, तो हम क्या देखते हैं, उसके प्रति व्यक्ति उत्पाद, मतलब प्रति व्यक्ति उत्पाद, हर कोई कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, उसकी क्षमता को देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की क्या देखते हैं, क्षमता को देखते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, खाद्य वितरण,
खाद्यान्नों का खरीद, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रख रखाव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। ये सब उसका उद्देश्य है। तो इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। देखिए सूची 1 और 2 दिया है, हमें क्या करना है? मिलाना है। बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि, बड़े बड़े जो सामंत थे उनकी आवंटित भूमि तो इसको क्या बोलते थे? जमींदारी जागीरदारी व्यवस्था। क्या बोलते थे? जागीरदारी व्यवस्था। तो हमारा एक एक हो जाएगा, तो ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। ठीक है। राजस्व पट्टेदार या तहसीलदारों को आवंटित भूमि को इसको क्या कहते हैं? जमींदारी भूमि। जमींदारी जो प्रथा था इसको बोलते हैं। तो हमारा बी के क्या होगा? 4। तो इसमें है क्या? नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में जो हमारा कृषि था उसमें नकारात्मक नेगेटिव ग्रोथ देखा गया था? तो तीसरा में लगभग 0.1% ही हुआ था ग्रोथ। तो ये क्या है? नेगेटिव ही था। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए। जब ब्याज दर आरबीआई अपने लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए क्या लॉन्ग टर्म के लिए ऋणों पर वसूलता है उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, गलत हो जाएगा। ये देता है आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण, यहाँ पे लघु अवधि मतलब शॉर्ट टर्म बोल रहा है, तो दिया जाता है उसको बैंक दर कहा जाता है। ये गलत हो गया। बैंक दर लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं और जो रेपो रेट होता है उसको शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये दोनों कथन क्या है? गलत है। यहाँ पूछा क्या है? असत्य कथन है। असत्य है। कौन सा? कोई असत्य है? नहीं। तो हमारा 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 में की गई थी। तब इनकी संख्या 5 थी। क्या होगा? ये हमारा गलत हो गया। 5 संख्या तो थी, लेकिन ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है। तो पहला गलत हो गया। ऑप्शन देखो, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। आरआरबी के लिए भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार, उसे प्रायोजित करने वाले बैंक क्रमशः 50%, 15%, 35% पूरी पूंजी की साझा करते हैं। तो ये क्या हमारा सही होगा? देखो क्या होता है, जो हमारा आरआरबी होते हैं ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का होता है 15%, और जो उसके साथ प्रायोजित जो बैंक होते हैं उनका होता है 35%। याद रखना यहाँ पे क्या है? सबसे कम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सही है। तो देखो यहाँ पे पहला होगा नहीं, ये जब नहीं होगा, दूसरा सही है, तो केवल 2 ही तो सही होगा, तीसरा होगा नहीं। कैसे सर? देख लो एक बार। केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1997 में नए ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई थी। नहीं। कब? 1987 में। ठीक है। तो केवल हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। बी सही है। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का
संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पढ़ लेंगे असत्य कथन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार प्रचलन का संबंध आरबीआई द्वारा सरकारी जो प्रतिभूति होती है जीसेक जो होता है उसको क्रय विक्रय करता है, ये भी हमारा सही है। पूछ रहे कौन सा असत्य है, तो ना एक और ना ही दो, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, दोनों सही है। केंद्र जो बैंक, जैसे देखो बैंक दर में अगर वृद्धि होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि चीजें महंगी हो रही है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि साख नियंत्रण की गुणात्मक, यहाँ पे देख लो, विधि के अंतर्गत नहीं आता है, गुणात्मक के अंतर्गत नहीं आता है। तो नैतिक सलाह ये आता है, राशनिंग भी आता है, सीमा अनिवार्यता ये भी आता है, ये जो होता है नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो मात्रात्मक विधि के अनुसार आता है, ठीक है, मात्रात्मक। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो गया हमारा डी। कौन नहीं आता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, ये किस में आता है, तो मात्रात्मक में। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। प्रभावी राजस्व घाटा एक नई अवधारणा है जिसे संघीय बजट 2011-12 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, सही है। इस घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल हैं जो राज्य सरकारों के अनुदान के रूप में देता है, जिससे विकासशील परिसंपत्ति का सृजन होता है, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, एक और दो दोनों। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची एक और दूसरा को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो राजकोषीय घाटा, अब दिख रहा होगा, चलिए। तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, तो राजकोषीय घाटा कहते हैं कि ऋण दानों को घटाकर, जो जिनको हमें ऋण देना है उसको घटाकर कुल प्राप्ति में से अगर कुल व्यय अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं। तो हमारा एक क्या हो जाएगा आर, ठीक है, एक आर। अब ऑप्शन में चलेंगे, यहाँ पे आर है नहीं, यहाँ पे आर है नहीं, देखिए एक क्या होगा हमें आर, तो आर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, तो बच गया ए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। देखिए ब्रेटन वुड्स निम्न में से किस संगठन के जुड़वा कहा जाता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक। तो एक और दो, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, एक और दो। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में कथन पे क्या करना है, विचार करना है। RBI केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। RBI मौद्रिक नीति बनाता है और लागू भी करता है, ये भी सही है। RBI अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी सही है। वो भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी। तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति वृद्धि होगी। अगर इकोनॉमी, मतलब मान लो कि हमारे मार्केट में मनी सप्लाई कब होगा, मनी सप्लाई कब होता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, इससे होगा। देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक है हमारी, तो लोगों से अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर खरीदे तो
तो ये खरीदेगा तो वो तो पैसा देगा ना, जब पैसा देगा लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो एक होगा, ठीक है, एक क्या होगा, एक सही है। तो जिसमें एक नहीं है उसको हटा दो, तब बच गया ऑप्शन हमारा एक और सी। लोगों द्वारा जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, ये गलत होगा। जब लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर देंगे तो मनी सप्लाई, उनके हाथ में पैसा कहाँ रहेगा, पैसा तो नहीं रहेगा, तो इससे मनी सप्लाई में वृद्धि होगा क्या, नहीं, तो दूसरा होगा नहीं। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंकों से लिया गया ऋण, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा ले रही है ऋण, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं तो पैसा खर्च करेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे बनाए, रोडवे बनाए, या कुछ भी चीज़ करता है, तो वहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा लोगों के पास पैसा आएगा, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI का स्थापना हुआ था कब, तो इसका हुआ था 1955 में। तो हम राइट ऑप्शन ए के क्या देखेंगे, पी के 4 यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ पे है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन से हमने क्या किया, सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब IDBI का स्थापना 1964 में हुआ था, IFCI क्या 1948 में हुआ था, ठीक है, SIDBI के 1990 में हुआ था। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। बढ़ती मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के मध्य निम्न क्रय शक्ति का संकेत देता है। क्या है, ये हमारा गलत है। जब मुद्रास्फीति ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि लोगों की क्रय शक्ति ज़्यादा है, उच्च है, लोगों के पास क्रय शक्ति करने की क्षमता ज़्यादा है, तभी तो मुद्रास्फीति होता है। यहाँ क्या बोला है, निम्न है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति से उधार देने वाले को फायदा होता है, जबकि उधार लेने वालों को नुकसान होता है, ये भी गलत है। देखिए मुद्रास्फीति जब इन्फ्लेशन होगा ना, जो उधार देता है, मान लो आप पैसा किसी को दे रहे तो आपको नुकसान होगा, जो पैसा लेगा उसको फायदा होगा, क्योंकि वो किसी चीज़ को अपने बिजनेस कर रहा है, तो उसका लोग क्या करेंगे, महंगा चीज़ पे, मतलब महंगाई में चीज़ों को खरीदेंगे, तो उससे ज़्यादा उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। वो चीज़ों को क्या करेगा, 1 रुपये के 2 रुपये में बेचेगा। तो दोनों हमारा क्या है, गलत है। सत्य कौन है सर, ना तो 1 ना तो 2, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना महान लोबीज के विचार पर आधारित था, क्या है, ये सही होगा। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ये भी क्या है, सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्या था, मुख्य फोकस था कि हमें रोजगार देना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन करना। तो हमारे तीनों कथन सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए 37, निम्न कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है, तो क्या है, ये हमारा सही है। 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो लोग हैं कि साक्षर जनसंख्या के अनुपात के साक्षरता दर कहलाता है, क्या है, ये हमारा गलत है। 5 वर्ष नहीं होता है, 7 वर्ष के बाद के होता है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, सॉरी दूसरा गलत, पहला सही। तो हमें पूछा क्या है, सत्य, तो केवल 1।
देखिए भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलो या छिपी हुई बेरोजगारी, तो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2 सी हो जाएगा। क्योंकि देखो कृषि क्षेत्र में जहाँ पे 2 आदमी काम करने के काम है 2 आदमी के लिए, वहाँ पे क्या 4 आदमी लग जाता है उसी काम को करने के लिए, तो 2 आदमी क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयकर के संबंध में सत्य कथन को चयन करना है। आयकर जो होता है एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव कर होता है, सही है। यह एक प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी सही है। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, गलत है। ये कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो पैसा होता है ना वो राज्यों में भी बांटा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2 ए। देखिए निम्नलिखित कथन पे विचार करें। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है किसी देश के स्थिर मूल्य एवं चालू मूल्य के जीडीपी के एक औसत है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये किया है, घुमा दिया है। स्थिर मूल्य पे चालू मूल्य के जीडीपी का एक औसत है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि चालू मूल्य पे स्थिर मूल्य के जीडीपी का औसत होता है, उल्टा दिया है। ये होना चाहिए था वहाँ चालू मूल्य और स्थिर मूल्य यहाँ पे होना चाहिए था। इसका जैसे फॉर्मूला होता है जीडीपी एट ए करेंट प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइड बाई होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट नीचे होता है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है इसका प्रयोग हम इन्फ्लेशन को मापने के लिए करते हैं, तो ये क्या है, सही है। तो हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु या वस्तु के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर काल अवधि में पारंपरिक धारणा के विपरीत मूल्य में वृद्धि होती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसके एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब तिरछी बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सॉरी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन चालू खाते से बनते हैं। ठीक है, चालू खाते से यहाँ करंट अकाउंट से, इससे पहले हमने पढ़ लिया था कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो देखिए 42 में हमारा क्या होगा, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन आता है जो हमारा ट्रेड बैलेंस, सही है। विदेशी परिसंपत्ति अभी हम पढ़े थे, ये किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, ये चालू करंट अकाउंट में नहीं आता है। अदृश्य मदों का संतुलन मतलब इनविजिबल जो मद हो गया, जैसे आईटी सेक्टर, जो हम सर्विस किसी को निर्यात करते हैं, ये सब चीज़ें किस में होता है, चालू खाते में ही होता है। तो 3 सही है। विशेष आहरण अधिकार, ये क्या होता है, रिजर्व होता है, तो ये तो होगा नहीं ना ये, तो कौन होगा, 1 और 3। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 43, डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते के तहत सब्सिडी बॉक्स के संदर्भ में कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। तो ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडी अत्यधिक व्यापार विकृति करने वाला माना जाता है और वे कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है, क्या है, ये गलत है। क्योंकि ये जो होता है ना व्यापार में विकृति नहीं करता है, ना मात्र के करता है, थोड़ा बहुत, उससे मान के चलो वो नहीं ही करता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। जब एक नहीं होगा तो ऑप्शन ये और ये होगा नहीं। ठीक है, एम्बर जो बॉक्स सब्सिडी व्यापार विकृति करने वाली मानी जाती है और वे कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है, ये सही है हमारा।
ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन समिति। ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन सीमित कार्यक्रमों से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें कमी की प्रतिबद्धताओं की छूट प्राप्त है। ये भी सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 2, 3 डी। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो एनबीएफसी है वो बैंक से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है। तो एनबीएफसी क्या कर सकती है? अपने यहाँ पैसा जमा करा सकती है लेकिन खाता नहीं खुलवा सकती है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो ये साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट एट ए जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 46 निम्न में से किसने अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि की दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चय का प्रयोग का सूत्र दिया था? किसने? तो साइमन कूजेंट ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। भारत में मुद्रा संबंधित नोटों का निर्गमन व्यवस्था निर्धारित आधारित है, किस पे आधारित है? तो न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था दर पे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। निम्नलिखित कथन पे क्या करें? विचार करें। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डर द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। क्या है ये हमारा? सही है। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी को जाता है, डीटी लकड़वाला को जाता है। तो ये भी हमारा सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 दोनों। देखिए निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार करना है और इसमें क्या ढूंढना है? असत्य है। लॉरेंज वर्क जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी अधिक होगी। तो ये क्या है हमारा? ये गलत है। आय की विषमता को कूजेंट विषमता वर्ग से मापा जाता है। तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि इसको किससे मापा जाता है? तो लॉरेंस कर्व से। ठीक है। असत्य कौन है? सर 1 और 2 दोनों। दोनों क्या है? गलत है, क्योंकि लॉरेंस जो वक्र हो गया, मान लो ये वक्र, तो अगर इसके पास जितने ये रेखा पास में होगी ना, उतना ही विषमता कम होता है। ठीक है, और ये दूर रहेगी तो क्या होगा? विषमता ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, कि पास रहेगी तो विषमता उतनी अधिक होगी? नहीं, गलत है। पास रहेगी तो विषमता कम होता है, तो ये गलत हो गया। और जो आय की विषमता को हम मेजर किसे करते हैं? तो लॉरेंस वक्र से करते हैं, गिनी गुणांक से। ठीक है, तो दोनों क्या है हमारा? गलत। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया था? मतलब नरेगा को मनरेगा में कब चेंज किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। एक क्या नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पे क्या करना है? विचार। आयात प्रतिस्थापन का संबंध अंतर्मुखी व्यापार नीति से है। तो ये क्या है हमारा? सही है। प्रथम जो 7 हमारा पंचवर्षीय योजना चला था, उसका फोकस यही था कि अंतर्मुखी व्यापार मतलब आत्मनिर्भर बने हम। ये भी क्या है? सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। फिफ्टी 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीडीपी की परिभाषा में कौन घटक शामिल है? जीडीपी की परिभाषा में कौन से घटक शामिल है? नियत समय अवधि, बिल्कुल, क्योंकि हम 1 साल के समय अवधि लगभग लेते हैं, तो 1 होगा। ठीक है, जिसमें 1 नहीं है उसको हम हटा देंगे, ये खत्म हो गया। देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय, जीडीपी में इसको क्या काउंट करते हैं?
नहीं। जीएनपी में हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, लेकिन जीडीपी में नहीं, तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। जब देखिए हमारा दूसरा गलत हो गया तो ये कथन होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, हमारा एक होगा और ये होगा नहीं दूसरा। देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, ये भी शामिल है। हम बोलते हैं ना कि हमारे किसी भी देश के सीमा के अंदर उत्पादित जो वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवा को ही हम क्या करते हैं, जीडीपी में ऐड करते हैं एक साल के अंदर अंदर। धन प्रेषण जो रेमिटेंस आता है, इसको क्या जीडीपी में काउंट करते हैं, नहीं करते हैं इसको काउंट, ठीक है, काउंट नहीं करते हैं, तो 4 वाला भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। विदेशियों द्वारा देश की सीमा के क्षेत्र में किया गया उत्पादन, अगर हमारे देश के अंदर कोई विदेशी पैसा कमा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। जीएनपी में काउंट नहीं होगा, लेकिन जीडीपी में क्या होता है, काउंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 3 5, 1 3 5 सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि है, मतलब उस समय जो पंचवर्षीय योजना नहीं चला, कब, 66 से 69 तक। क्यों नहीं चला सर, उस समय आप जानते हो कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध, चीन भारत का युद्ध, इस तरीके से उस समय बहुत ज़्यादा भयंकर हमारा खाद्य संकट भी आ गया था, ये सब चीज़ें था। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता है। त्रिक्षेत्र मतलब 3 सेक्टर को हम शामिल करते हैं, किसको, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये सही है। निवेश व्यय, अगर इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। शुद्ध निर्यात व्यय, ये शामिल नहीं करते, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। सरकार का व्यय को भी हम शामिल करते हैं। देखिए, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। छप्पन नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार। राष्ट्रीय आय के आशय निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है, किससे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है, तो क्या है, ये हमारा सही है, पहला क्या है हमारा सही है। राष्ट्रीय आय समिति के गठन पीसी महालोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, असत्य है, तो ना तो 1 ना ही 2, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 57 नंबर देखो, एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण का बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में किया जाता है, सक्षम बनाती है। मतलब पूंजी निर्माण, एक अच्छा पूंजी निर्माण कब कहते हैं, कि एक कहते हैं कि मानो उसके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और कौशल भी होना चाहिए और उसके अंदर क्षमता में वृद्धि करने का भी होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, केवल 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन केवल 4। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इससे जितने भी पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 9 के, इसके बाद हम पार्ट 2 कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें और भी जो कोचिंग संस्था की जितने भी हैं उनको भी हम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।